which is also called random access memory. तो बेसिकली इतने छोटी सी कंपोनेंट का हमारे सिस्टम में काम क्या होता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है कि भाई इतनी, ये तो चिप जैसी चीज, एक स्ट्रिप है बस ये, तो इसका हमारे सिस्टम में काम क्या होता है? तो देखिए, जितना भी आपका प्रोसेस होता है, नेटवर्क कनेक्शंस होते हैं, पासवर्ड एन्क्रिप्शन कीज होती है आपके सिस्टम के अंदर की, वो सारी टेम्पररीली कहाँ जाके स्टोर हो जाती है? किसी स्ट्रिप, किसी चिप के अंदर जाके स्टोर हो जाती है, दैट इज रैम। बेसिकली अगर मैं बोलूँ रैम एग्जैक्टली क्या है, तो रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है? हमारी दो टाइप की मेमोरीज होती है, एक होती है वोलेटाइल और एक होती है नॉन वोलेटाइल। अब फर्क क्या होता है इन दोनों मेमोरीज में? जो वोलेटाइल मेमोरी होती है उसमें क्या होता है, अगर लेट सपोज अगर आप अपना सिस्टम बंद कर देते हैं किसी रीजन, अभी डेटा है उस टाइम पे मेमोरी में स्टोर, वो सारा गायब हो जाता है, वो डिलीट हो जाएगा किसी रीजन से। ओके, और नॉन क्या होता है, वोलेटाइल में अगर आप बंद भी हो जाता है तो डेटा आपके सिस्टम में रहने वाला है। तो बेसिक सा एग्जांपल होता है, जैसे नॉन वोलेटाइल में हमारे रैम आ जाती है, और नॉन वोलेटाइल में जब हम लोग हार्ड डिस्क यूज करते हैं अपने कंप्यूटर्स के अंदर, वो आ जाता है। तो थोड़ा सा भी आर्किटेक्चर के बारे में बात कर लेते हैं कि रैम का बेसिकली आर्किटेक्चर होता क्या है, काम करता है। कि जब तक हम लोगों को पता नहीं पड़ेगा कि भाई कोई चीज काम कैसे करती है, तो तब तक मेरे हिसाब से तो हम लोग उस चीज का एनालिसिस कर ही नहीं सकते। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, हम लोग इसके जल्दी से हम लोग इसका आर्किटेक्चर पर जाते हैं। तो बेसिकली इसका आर्किटेक्चर बहुत सारे कंपोनेंट्स में डिवाइडेड रहता है, एंड ठीक है, सो कंपोनेंट भी डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे बेसिक कंपोनेंट किसी भी रैम का होता है, वो होता है मेमोरी सेल। ठीक है, अभी आपको ये सब दिख रहे होंगे, ये होते हैं हमारे मेमोरी ब्लॉक्स, इनको हम कहते हैं मेमोरी ब्लॉक्स। जैसे ये जो आपको दिख रहे हैं सारे, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे भी अलग होंगे 4 4 8, बहुत सारे मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं, तो इनको कहते हैं मेमोरी ब्लॉक्स। इनके अंदर होते हैं छोटे छोटे कंपोनेंट्स, दैट इज कॉल्ड मेमोरी सेल। अभी मेमोरी सेल का क्या क्या काम होता है बेसिकली? अब मेमोरी सेल का काम ये होता है, ये डेटा स्टोर करते हैं जो कि बाइनरी फॉर्म में होता है। ठीक है, जिसको पता है बाइनरी फॉर्म क्या होती है, इट्स गुड। जिसको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, बाइनरी फॉर्म बेसिकली 0 और 1, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो इसी फॉर्म को समझता है, आइदर 0 और 1। तो मेमोरी सेल क्या करते हैं, हमारा बाइनरी डेटा स्टोर करते हैं। तो जितनी भी हमारी अभी न्यू जेन की रैम्स होती है, तो उनमें क्या है, जैसे मैं बोलूँ डी रैम की बात करते हैं हम लोग, डी रैम मतलब हमारा डायनेमिक रैम बोलते हैं। तो पहले के टाइम पे ये नहीं आता था, अगर मैं आज से 10 साल पहले की बात करता हूँ, या जब मैं कॉर्पोरेट में घुसा था जिस टाइम पे, नहीं हाँ उस टाइम पे आ गया था, लेकिन उससे 2 या 3 साल पहले डायनेमिक रैम का कंसेप्ट इतना मार्केट में नहीं था। तो बेसिकली रैम और डी रैम में फर्क क्या होता है, इसके पीछे छोटा सा हमारा एक फैक्टर आ जाता है। जो मेमोरी सेल होते हैं हम लोगों के पास, वो बेसिकली किस पे वर्क करते हैं, वो करते हैं चार्ज पे वर्क। चार्ज मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चार्ज का मतलब ये है, अगर मेमोरी सेल के अंदर चार्ज होगा, दैट मीन्स उसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा है। दैट मीन्स जब मेरे मेमोरी सेल की वैल्यू 1 होगी, दैट मीन्स उसके अंदर चार्ज है, विच मीन्स उसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा है। अगर मेरे मेमोरी सेल की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स उसके अंदर अभी कोई डेटा नहीं है, दैट मीन्स उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो पहले क्या होता था कि जैसे ही आप स्विच ऑफ करते थे, तो चार्ज अचानक से गायब, तो डेटा हम मतलब इंस्टेंटली लो हो जाता था। ठीक है, चार्ज खत्म हो गया सिस्टम पे। तो डी रैम का कंसेप्ट क्या आ गया, डी रैम में हमारे कैपेसिटर्स आ गए। डी रैम के अंदर हमारे एक तो कैपेसिटर्स आ गए, एंड हमारे आ गए ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, इनसे क्या हुआ, ये वाली प्रोसेसिंग जो थी हमारी, वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली स्लो हो गई। ठीक है, सो अब बेसिकली क्या होता है, मेरे जो मेमोरी सेल होते हैं वो अलग अलग वे में अलाइंड रहते हैं, लाइक रोज एंड कॉलम्स में वो अलाइंड रहेंगे। ठीक है, जैसे 4 में यहाँ ले लेता हूँ, एंड लेट्स सपोज 3 में यहाँ ले लेता हूँ। सो जो मैंने आपको मेमोरी ब्लॉक दिखाया था ये वाला, तो मेमोरी ब्लॉक के अंदर अगर मैं जाता हूँ या इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ, तो वहां पे मुझे ऐसे मेमोरी सेल्स छोटे छोटे
इस एक मेमोरी ब्लॉक के अंदर दिखेंगे। ठीक है, इसका कंसेप्ट भी सिंपल सा होता है। ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट में आता है। अगर मैं किसी भी मेमोरी सेल को ऑर्गेनाइज करता हूँ तो ये दूसरा आर्किटेक्चर के बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में हम लोग इस चीज को करते हैं। अब इसमें भी एक चीज होती है, अगर आप अगर डिजिटल फॉरेंसिक में जाते हैं तो हम लोग इसको रोज एंड कॉलम्स में इस चीज को हम लोगों ने सेग्रीगेट कर रखा है। ठीक है, तो अगर मैं रो वाइज बात करता हूँ बेसिकली, तो रो वाइज में हम लोग इनको बोलते हैं वर्ड लाइन। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ रो वाइज, तो मैं रो वाइज इसको हम लोग बोलते हैं वर्ड लाइन। एंड सिमिलरली अगर कॉलम वाइज की बात करता हूँ तो कॉलम वाइज में हम लोग इसको बोलते हैं बिट लाइन। ठीक है, जब हम लोग ऑफसेट्स वगैरह की बातें करते हैं, एड्रेसिंग वगैरह की बातें करते हैं, तो फिर हमारे वर्ड लाइन और बिट लाइन का कंसेप्ट हम लोगों को उस टाइम पे देखने को मिलता है बेसिकली। नेक्स्ट आर्किटेक्चर की बात करें तो बेसिकली कैपेसिटी जो होती है आपकी रैम की, कैपेसिटी जो आपकी रैम की होती है वो भी इन दोनों चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है। जैसे हम बोलते हैं ना हमारी 4 GB की रैम है, देन 16 GB रैम है, 8 GB रैम है, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं हम लोगों की वो किस पे डिपेंडेंट होती है या किस चीज़ से कैलकुलेट होती है बेसिकली देखा जाए तो वो होती है हमारे वर्ड लाइन और बिट लाइन का। ठीक है, सो बस आगे बढ़ते हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स इनटू डेटा विड्थ। सो इस पे इतना इन डेप्थ में नहीं जाते हम लोग, जस्ट हम लोग ओवरव्यू कर रहे हैं चीज़ों का। ठीक है, ताकि हम लोग एक शुरू से बेस बना पाए, ताकि उसी चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो चीज़ देख सकें। ठीक है, हमारा जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है रैम को बेसिकली वो जीबी एंड टीबीज में होता है। सिंपल, जीबीज एंड टीबीज, सिंपल। देन हमारे जो भी है हमारा जो एक्सेस टाइम होता है रैम का वो नैनो सेकेंड्स में होता है। ठीक है, ये जब आप डेटा का रिपोर्ट करते हैं ना, जब आप अपनी रिपोर्टिंग परफॉर्म करेंगे उस टाइम पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी पड़ती है। ठीक है, रिपोर्टिंग वगैरह कैसे करते हैं या फिर रैम की रिपोर्टिंग कैसे होती है, केस नंबर क्या होते हैं, वो सब हम लोग अभी आगे जाके भी देखेंगे अभी इस वाले सेशन में। लेटेंसी कहा जाता है, रीड राइट कहा जाता है, देन मॉड्यूल्स कहा जाता है, रिफ्रेश मैकेनिज्म, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं मतलब रैम के अंदर ओवरव्यू अगर देखा जाए तो। सो बेसिकली बहुत सारे टाइप्स होते हैं, SDRM हो गया, DDRM हो गया, देन हमारे नॉर्मल रैम हो गया है, तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं। ओके, सो ये तो था मेरा बेसिकली हमारे रैम का फंक्शनैलिटी कि भाई रैम एग्जैक्टली वर्क करता कैसे। ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं कि भाई फॉरेंसिक के अंदर मैं देखूँ तो इसका क्या नीड है, इतना रिक्वायरमेंट क्यों है कि भैया मुझे रैम जो है मुझे इसका डेटा रीड करने की जरूरत पड़ रही है। मतलब एक छोटी सी स्टेप इसका रीड करने की डेटा की क्या जरूरत पड़ रही है, जबकि ये वोलेटाइल है, मतलब कभी भी जा सकता है, मतलब इतना क्यों इम्पोर्टेंट है इसको एनालिसिस करना इसका। सो बेसिकली जैसे मैंने अभी आपको पहले भी प्रीवियसली बताया कि जो भी मेरे प्रोसेसेस होते हैं, जो भी मेरे मैं बोल लूँ कि कोई भी मेरा सॉफ्टवेयर चल रहा होता है तो उसका जो रनिंग प्रोसेस है, कोई भी नेटवर्क कनेक्शन है, कोई भी पासवर्ड वगैरह है या कोई भी चीज़ है जो मेरे सिस्टम पे चल रही है, उसका एक टेम्पररी डेटा बनता है जो कि मेरे रैम में जाके स्टोर होता है। तो लेट्स सपोज मैं एक सिस्टम का मालवेयर एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो मालवेयर एनालिसिस के टाइम पे क्या होगा, मैं देखूंगा कि भाई कोई मिसलेनियस फाइल तो नहीं चल रही है। ठीक है, मिसलेनियस फाइल नहीं चल रही है वो मेरे को कहाँ से पता पड़ेगा, मेरे प्रोसेस से तो पता पड़ेगा। अगर कोई भैया सस्पिशियस प्रोसेस अगर मेरे सिस्टम में चल रहा है तो मुझे उसी से पता पड़ेगा रैम से। जब मैं उसकी प्रोसेस लिस्टिंग करता हूँ तो PS लिस्ट करके छोटा सा कमांड होता है, उसको भी आगे देखेंगे हम लोग कैसे काम करता है वो। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें होती है। अब अगर देखा जाए तो इसके जो मेमोरी हमारे फॉरेंसिक होते हैं, मेमोरी फॉरेंसिक्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ब्रीफिंग करेंगे, ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे नहीं, इसको पूरा प्रैक्टिकली रखेंगे हम लोग। Any doubts? Anyone? कोई डाउट है किसी को? Okay, so
म्यूट कर लीजिए अपना प्लीज। जेके हॉक। यार मैं आपको लिख देता हूँ, एक होता है Excuse me. One second, sir. Mr. J.K. Hawk. Mr. J.K. Hawk. I'm requesting to mute yourself. Okay, yeah, it's good to go. ओके, सो सबसे पहला पार्ट आता है हमारा मेमोरी एक्विजिशन। मेमोरी एक्विजिशन मतलब मैं कैसे डेटा को कलेक्ट कर पा रहा हूँ। ओके, ओके, थोड़ी देर में करता हूँ, रुक जा, थोड़ी देर में करता हूँ। Hello. Am I audible? Yes, you are audible. Okay. Maybe I'm having some internet issues for my music. Okay, restart the button. Trying to reconnect. Hello. Hi everyone. I guess Mudrik Kaushik is having some internet issue. तो जब तक उनका इंटरनेट इशू फिक्स होता है, लाइक आई गेस ही विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट्स। 2 मिनट उनको लग जाएंगे रिकनेक्ट करने में। तब तक के लिए मैं आपका सेशन कंटिन्यू कर लेता हूँ। एक्चुअली माय नेम इज संदीप कुमार एंड आई एम अ को-फाउंडर ऑफ हैकर्स लॉन्च प्राइवेट लिमिटेड। बेसिकली ही इज टेकिंग केयर ऑफ ब्लू टीमिंग। सारा ऑफेंसिव जितना भी हमारा काम रहता है, लेट्स सपोज कंपनीज के अंदर 2 तरीके से काम होता है। जैसे ऑफेंसिव सिक्योरिटी होती है, एक डिफेंसिव सिक्योरिटी होती है। ऑफेंसिव सिक्योरिटी में हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली जितने भी वेबसाइट्स होती है, सर्वर्स होते हैं, या फिर आपने मेमोरी एनालिसिस के बारे में सुना, या फिर आप नेटवर्किंग का सुनते हो, या सर्वर्स जो रिलेटेड चीज के बात करते हो, सारी की सारी चीज़ों के बारे में पेन टेस्टिंग होती है। पेन टेस्टिंग का मतलब यहाँ पे ये होता है कि एक तरीके से हम लोग उनको टेस्ट करते हैं, उनकी सिक्योरिटी ब्रीचेस को चेक करते हैं कि वो कितना झेल सकता है, या फिर कौन कौन से लूप होल्स हैं जिनके थ्रू हम लोग उन सारी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं, उनका एक रिमोट एक्सेस ले सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स। जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। वो बोल रहे हैं कि 2 मिनट के अंदर वो वापस रिकनेक्ट करेंगे, उनके शायद तक। सो मिस्टर संदीप, आप ये ऑटोमेशन पे चेक करते हो या मैन्युअली चेक करते हो? यस, हम लोग यहाँ पे ऑटोमेटेड टेस्टिंग भी करते हैं और मैनुअल टेस्टिंग भी करते हैं, बट हम ये प्रेफर करते हैं कि ज़्यादातर मैनुअल टेस्टिंग हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको मैं फैक्ट बताता हूँ। अगर आप मैनुअल टेस्टिंग करोगे, राइट, सो देयर विल बी वी कैन से कि आपका जो टेस्टिंग का रिपोर्ट एनालिसिस जब होगा, तो हम कह सकते हैं वहाँ पे 100% श्योरिटी है कि आपकी जो रिपोर्ट है वो सही है। लेकिन अगर आप टूल पे रिलाई करते हो, लेट्स सपोज आपने क्या करा, जैसे डिजिटल फॉरेंसिक्स की बात करते हैं, तो आधे से ज्यादा 90% केसेस में क्या होता है, डिजिटल फॉरेंसिक्स हम टूल पे रिलाई करते हैं, हम अपनी एनालिसिस नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टूल को यूज करके उसके बेसिस में रिजल्ट को गैदर करते हैं। इवन आज की क्लास में भी अगर हम करेंगे तो वो क्या होगा, वो टूल के बेसिस पे होगा। हमने टूल यूज करा, इंफॉर्मेशन को गैदर करा, और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आया हमने उस इंफॉर्मेशन को यूज कर लिया। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है मैं आपको समझाता हूँ। पहली दिक्कत तो ये है कि टूल है, वो टूल कभी भी फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट देता है।
एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता, वो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अगर वो बोल रहा है कि 99% वो चांसेस है कि वो रिजल्ट सही है, लेकिन 1% चांस ये भी है कि वो गलत है, इसीलिए हमें उसके रिजल्ट के बेसिस पे हमें एनालिसिस करना पड़ता है, जो कि मैनुअल टेस्टिंग होती है। So the forensics part is okay that Yes. we have to go for the tools. Yes. जो सर जस्ट आपने वो पेन टेस्टिंग की हाँ। बात की, तो उसके लिए मुझे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। ओके, पेन टेस्टिंग के लिए अगर हम बात करते हैं तो पेन टेस्टिंग में भी आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, पेन टेस्टिंग में एक फील्ड नहीं है, पेन टेस्टिंग में मल्टीपल फील्ड्स आ जाती है। लेट्स सपोज हम बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी, तो साइबर सिक्योरिटी में आप बोल सकते हो कि पेन टेस्टिंग एक फील्ड होगी जिसमें हम टेस्टिंग वगैरह करते हैं, राइट। सिंपल शब्द में बताऊं, उस तरीके से बता रहा हूँ ताकि सबको समझ आए। अब पेन टेस्टिंग के अंदर डेडिकेटेड फील्ड्स है, जैसे वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, मतलब वेबसाइट पे कैसे टेस्टिंग करना है, जैसे गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हो गई, पब्लिक वेबसाइट्स हो गई, प्राइवेट वेबसाइट्स हो गई, तो जितनी भी वेबसाइट्स है उन पे जो टेस्टिंग होगी उसको हम बोलते हैं वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग। फिर आता है आपका नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जितने भी नेटवर्क से रिलेटेड है, जैसे आप मान के चलो पुलिस डिपार्टमेंट है, राइट, तो जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उस पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या डिवाइसेस यूज हो रहा है, कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट, तो एक दूसरे से अगर कंप्यूटर कनेक्टेड है तो वो किसी नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, जिसको हम बोलेंगे लैन, राइट, क्योंकि वो एक दूसरे से, अगर आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, एक वाईफाई है, उसी वाईफाई को अलग अलग लैन से कनेक्ट, मतलब उसी को लैन से कनेक्ट करके अलग अलग डिपार्टमेंट पे आप चला रहे हो, ठीक है, आपके पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में जितने भी कंप्यूटर हैं उनके बीच में कनेक्शन चल रहा है। लेकिन अगर पुलिस डिपार्टमेंट के बाहर से अपना कोई वाईफाई से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो नहीं करेगा, क्योंकि सारा नेटवर्क लैन पे है, तो ये इंटरनल नेटवर्क हो गया। मतलब डिपार्टमेंट के अंदर के लोग और डिपार्टमेंट के अंदर के जितने भी कंप्यूटर है एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन बाहर का तीसरा आदमी आके उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये एक इंटरनल नेटवर्क हो गया, राइट। अब आप इंटरनल नेटवर्क की बात करते हो, तो इंटरनल नेटवर्क पे जब टेस्टिंग की बात आती है तो हम जिस तरीके से टेस्टिंग करेंगे तो हमें नेटवर्क में होना ज़रूरी है, वो नेटवर्क पेन टेस्टिंग के अंदर आता है। तो आप ये मान सकते हो 90% केसेस के अंदर जितने भी टेस्टिंग होती है, जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग बोलते हैं जिसे, तो वो इंटरनल नेटवर्क की होती है। मतलब जैसे हम किसी कंपनी के लिए टेस्टिंग करेंगे, जैसे हम पुलिस वाले के लिए क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, तो हम आपके पहले डिपार्टमेंट में आएंगे, वहां पे आने के बाद आपके नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे, दैट इज नेटवर्क पेन टेस्टिंग। अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ बैठे बैठे आपके डिपार्टमेंट में टेस्टिंग करूँ, तो आपको मेरे को एक वीपीएन देना पड़ेगा, फिर मैं आपके नेटवर्क से रिमोट कनेक्शन लेके फिर टेस्टिंग करूंगा, दैट इज आल्सो नेटवर्क पेन टेस्टिंग। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे कमेंट आए हैं चैट बॉक्स में, IoT पेन टेस्टिंग होती है, SDR पेन टेस्टिंग होती है, so that is also the part of different types of testing, API pen testing, Android pen testing, iOS pen testing. So whatever you think in this world, whatever you think is connected to internet, that is a part of pen testing. Okay. So I guess Mudrik Kaushik is here. Let me see. Yeah, I was having some internet issues. Now it's resolved. So now he can take the class. Thank you so much. Yes, Mudrik, you can continue. Thank you so much, Sandeep. Okay. बेसिकली हम लोग अब क्या करते हैं, थ्योरी भी समझते हैं, प्रैक्टिकल भी समझते हैं, पैरेलल में भी करेंगे सारी चीज़ें, हमारा मतलब टाइम बच जाएगा थोड़ा सा एंड जल्दी हो जाएगी चीज़ें। देन चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहली टेक्निक क्या थी हमारी, मेमोरी फोरेंसिक्स की। बेसिकली मेमोरी फोरेंसिक के लिए हम लोगों को पहले डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब डेटा कलेक्ट करने की टेक्निक को हम बोलते हैं मेमोरी एक्विजिशन, ठीक है। मेमोरी एक्विजिशन में क्या होता है, अब हम अपनी जो रैम है उसकी या तो MEM फाइल बनाते हैं या फिर आपके अलग अलग एक्सटेंशंस होते हैं, ठीक है, वो चीज़ भी देख। जैसे अगर मैं बात करता हूँ FTP इमेजेस, जो कि हमारे पास एक बहुत ओपन सोर्स टूल है, बेसिक सा टूल है, कोई इसको मतलब इतना हार्ड नहीं है यूज़ करना, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। सो बेसिकली ये क्या होता है, आपके एविडेंसेस को इम्पोर्ट कराने में और इसकी रिपोर्टिंग करने में हेल्प करता है। ओके, तो अगर किसी भी रैम का मुझे, जैसे मेरे को कोई भी मेमोरी कैप्चर करानी होगी, मैं सिंपली फाइल में जाऊँगा, यहाँ पे कैप्चर मेमोरी का ऑप्शन आता है, ठीक है। अब यहाँ पे डेस्टिनेशन पाथ देना पड़ेगा आपको कि लाइक भाई कौन सा डेस्टिनेशन पाथ क्या है आपका, वहाँ पे आपको स्टोर करानी है आपकी फाइल। लेट सपोज मैं इसको कोई भी फाइल अभी दे देता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ लेट सपोज VOL में कर देते हैं इसको, ओके एंड मैम, ठीक है।
चलिए, अब इसमें दो टाइप की फाइल होती है, एक तो AD1 फाइल होती है और एक पेज फाइल होती है। अब इसमें क्या है, हमारे जो भी कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं सिस्टम्स के वो सारे होते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है रजिस्ट्री फाइल्स भी होती है बहुत सारी, जो कि रजिस्ट्री फाइल्स क्या होती है बेसिकली हमारे जितना सर हाउ कैन यू एक्सट्रैक्ट नॉन वोलेटाइल मेमोरी राउटर, हाउ टू एक्सट्रैक्ट वोलेटाइल। चलो अभी हम लोग जो भी हमारे सेशन से डिस्कशंस है वो हम लोग भी लास्ट में लेते हैं सेशन के, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। राउटर्स का वगैरह जो भी कंसेप्ट रहता है वो सेम ही रहता है, ठीक है, जो हमारे सिस्टम का रहता है। अभी देखते हैं हम, चलिए जो भी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह रहते हैं वो हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करा सकते हैं। सो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेमोरी कैप्चर के अंदर हम लोगों ने कैप्चर मेमोरी पे कर दिया, ये जो भी मेरा डेटा है वो किस में जाके डंप कर देगा, जो मेरी memdump1.mem फाइल है उसके अंदर डंप कर देगा। फिर इसका मैं एनालिसिस कर सकता हूँ भाई एक्टिवली कौन कौन से प्रोसेसेस चल रहे हैं इसके अंदर, कौन कौन से प्रोसेस मतलब अभी स्टॉप्ड है या क्या चल रहा है अभी इस रैम के अंदर, मेरे एक्टिवली मेरे बैकग्राउंड में कौन कौन से सिस्टम्स चल रहे हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए मतलब मैंने यहाँ पे 2 मशीन्स अभी चूज करी है यहाँ पे, जिससे हम लोग पता कर पाएंगे कि एक्चुअल में काम करता कैसे। तो यहाँ पे भी हमारी मेमोरी एक्विजिशन फाइल बन रही है। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे मेमोरी एक्विजिशन फाइल बनने के बाद एग्जैक्टली होता क्या। तो यहाँ पे मैंने एक बार बात करी थी हमारी रजिस्ट्री फाइल्स की ना, तो रजिस्ट्री फाइल्स में बेसिकली क्या होता है, रजिस्ट्री एनालिसिस करके एक टर्म आती है जिसमें हम लोग हमारी जो सैम फाइल्स होती है, सिक्योरिटी फाइल्स होती हैं और 2-3 फाइल्स और होती हैं हमारी, सिस्टम फाइल्स होती हैं, वो सब हम चेक करते हैं। जैसे मेमोरी कैप्चर फिनिश सक्सेसफुली हो गया है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एंड जो भी मेरी डायरेक्टरी है मैं वहाँ पे मूव ऑन कर दूँगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे गया दिस पीसी एंड यहाँ पे वोल के अंदर था मेरा, वोल के अंदर मेरी यहाँ पे memdump1.mem आ चुकी है, 17 GB अराउंड की फाइल है, ठीक है। अब इसको ये हो गया, अभी जो मैंने आपके सामने भी करंट मेमोरी कैप्चर करी है मेरी एक सिस्टम की, उसका ये सारा डेटा, ठीक है। अब हम लोग थे रजिस्ट्री फाइल्स पे। रजिस्ट्री फाइल्स बेसिकली क्या होती है आपकी 3 टाइप की होती है, सिक्योरिटी, सिस्टम और सैम फाइल्स। सैम फाइल्स जो होती है आपका पासवर्ड जो भी डेटा है वो स्टोर करती है। फिर सिस्टम फाइल्स आपकी जितना भी आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस है वो स्टोर करती है, ठीक है। तो बेसिकली अब इन फाइल्स को एक्सट्रैक्ट मतलब हम लोग सीधा कट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर इसकी लोकेशन की बात करूँ तो बेसिकली इसका लोकेशन हमारा हो जाता है यूजर्स एंड प्रोग्राम फाइल्स, इसके अंदर कॉन्फ़िग करके होता है हमारे पास एक प्रोग्राम फाइल्स एंड कॉन्फ़िग, ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, एक बार इसको देखते हैं, चलिए है ओके। सो पहले बात कर लेते हैं इसकी प्रोसेस के हिसाब से चलते हैं हम लोग। सैम फाइल अभी आगे आएगा तो उसको कैसे भी एक्सट्रैक्ट करते हैं वो भी देखेंगे। मेमोरी एक्विजिशन के बाद होता है मेमोरी लोडिंग। अब मेमोरी लोडिंग क्या होता है, जो हमने फाइल अभी यहाँ पे करी है एक्सट्रैक्ट, ठीक है। अब उसका एग्जैक्टली क्या होता है, हमको कहीं ना कहीं तो लोड करनी पड़ेगी। अब वो कहीं ना कहीं लोड करनी पड़ेगी तो कोई ना कोई टूल के हिसाब से तो करनी पड़ेगी, है ना। तो बेसिकली बहुत सारे टूल अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जो भी है अभी हमारे डाउट्स वगैरह हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। अश्विन, एक बार हम लोग अभी सेशन एक बार क्लियर करते हैं, उसके बाद सबके डाउट्स क्लियर करते हैं एक बार, ठीक है। चलो आई गेस अच्छा, ठीक है। अब मेमोरी लोडिंग के अंदर क्या होगा हम लोगों का, मेमोरी लोडिंग के अंदर हम लोग जो मेमोरी हमने एक्सट्रैक्ट करी है वो लोड करेंगे, ठीक है। बहुत सारे टूल होते हैं, तो बेसिकली हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वोलैटिलिटी 2.6, ठीक है। वोलैटिलिटी के 2 वर्जन है, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आप, सिंपली यहाँ पे जा सकते हो वोलैटिलिटी सिंपली, और यहाँ पे वोलैटिलिटी फाउंडेशन की पहली वेबसाइट का कोई टूल मिल जाएगा, ओपन सोर्स टूल है, कोई दिक्कत नहीं है। डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे आप एंड यहाँ पे 2 वर्जन आते हैं 2.6 एंड 3, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, हम लोग प्रीवियस वर्जन वाला लेटेस्ट वर्जन यूज करने से थोड़ा सा हम लोग अभी मतलब नेग्लेक्ट करते हैं, इतना मतलब कंपैरेटिवली स्टेबल नहीं होता है क्योंकि अभी नया नया आया है। तो रादर देन हम लोग क्या करते हैं, जो पुराना वर्जन है या प्रीवियस वर्जन है उसको यूज करते हैं, ठीक है।
फ़र्क दोनों में कुछ नहीं है, बस आपको 3 के अंदर थोड़े से ऑप्शंस आपको सेपरेट मिल जाएंगे। लाइक आपको लिनक्स का ऑप्शन अलग से मिल जाएगा, आपको मैक के लिए ऑप्शन अलग से मिल जाएगा, आपको विंडोज़ के लिए ऑप्शन अलग से मिल जाएगा, ठीक है। और तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें अलग अलग रहती हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे जाना है वोलेटिलिटी टूल, एंड विंडोज़ में अगर काम करते हैं आप तो विंडोज़ में 64 बिट कर सकते हैं, इसका है एंड सो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया ऑलरेडी। बेसिकली ये क्या है, हमारा जो वोलेटिलिटी है वो हमारा कमांड लाइन टूल, ठीक है। कमांड लाइन टूल मतलब हमारा जो हमारा कमांड लाइन है, मतलब शेल पे चलेगा, ठीक है। मेरा जो टर्मिनल है उस पर चलेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे पावर शेल खोल लेता हूँ। अगर मैं देखो इस पर सिंपली डबल क्लिक भी करता हूँ तो ये मतलब भी रन होगा, एंड देन इस पर एरर आ गया, ठीक है। तो मैं अगर इसको पावर शेल में खोलता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको एल पर देख लेते हैं 8, एंड यहाँ पे मैं इसको रन कर देता हूँ वोलेटिलिटी स्टैंड अलोन। अब इसमें भी देखो, अगर मैं इसको नॉर्मल क्लिक कर देता हूँ ना, एंटर करता हूँ, तो मेरे को बोलेगा भाई तुमने कुछ एंटर अभी एग्जैक्टली करा नहीं है, तो ट्राई -H, ठीक है। -H क्या होता है, हमारा हेल्प मेन्यू के लिए होता है। तो अगर सिंपली करूँगा तो यूजर फंक्शनलिटीज है प्रोवाइड करता है, मैं उसको देख सकता हूँ इजीली। तो इतनी सारी चीज़ें आगे मेरे पास। सो बेसिकली कोई भी फाइल अगर मुझे इंपोर्ट करनी होती है, कोई भी अगर मैं किसी भी फाइल से डील करूँ, मैं -F उसके लिए यूज़ करता हूँ, ओके। कोई भी मेरे को अगर कुकी से डील करना है तो मैं उसके लिए कुकी यूज़ करता हूँ, -। कैशेस से करना है तो उसके लिए अलग मेरे पास सब कमांड है, ठीक है। तो जो हमारा 3 वाला वर्जन है, जो उसका पाइथन बना है, और जो 2.6 है उसकी डेडिकेटेडली एक एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक। सो क्या क्या देख सकते हैं हम लोग इस पे, अभी हम लोग इस पे हम देख सकते हैं CMD लाइन देख सकते हैं, CMD स्कैन देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, इमेज इन्फो देख सकते हैं। इमेज इन्फो मतलब जो मैंने अभी इमेज यहाँ पे डाउनलोड करी है, इमेज यहाँ पे डंप करी है, ये वाली इमेजेस, ठीक है। 2 फॉर्मेट होते हैं, एक मेम होता है, एक रॉ होता है, ठीक है। दोनों मेरे रैम के फॉर्मेट हैं, तो दोनों करेक्ट है। सो बेसिकली यही होता है इसमें। तो अगर मेरे को सेकेंड ऑप्शन क्या था मेरे पास, मेमोरी लोडिंग, ठीक है। अब मेमोरी लोडिंग के लिए क्या करना पड़ता है मुझे, मैंने कोई भी फाइल से अगर मुझे डील करना होता है तो मैं उसके लिए लिखता हूँ -F, ठीक है। -F के बाद मैं दूंगा फाइल का पाथ। फाइल का पाथ क्या था मेरे पास, वोल, एंड मैं कोई सी भी मैम डंप ले लेता हूँ, मैम डंप लैब ले लेने के लिए। तो हम लोग CPF के थ्रू हम लोग चीज़ें समझेंगे, और साथ के साथ हमारी मशीन भी सॉल्व होती रहेगी, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो -F करके मैंने फाइल लोड करा दी। अब -F करके मैंने फाइल लोड करा दी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, भाई जो फाइल है मुझे उसकी इन्फो तो चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपली टाइप करता हूँ इमेज इन्फो। अगर मैं एंटर करता हूँ इसमें, तो लेट्स सी, थोड़ा सा वेट करेंगे हम इसके लिए। ठीक है, जब तक ये हो रहा है तब तक हम लोग रजिस्ट्री फाइल्स में वापस आ जाते हैं। रजिस्ट्री फाइल सी में जाता हूँ मैं, ठीक। सी में हमारा विंडोज़ के अंदर हमारा सिस्टम 32 होता है। सिस्टम 32 के अंदर हमारी कॉन्फ़िग फाइल्स होती है। तो सिस्टम 32 एंड इसके अंदर मेरी होती है कॉन्फ़िग फाइल्स। तो यहाँ पे सिंपली सर्च भी कर सकते हैं आप जाके, एंड एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरी कॉन्फ़िग फाइल आ गई। कॉन्फ़िग फाइल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो मेरे पास कितनी सारी फाइल्स हैं, जो कि मैंने बताया था अभी। मेरी इसमें सिस्टम फाइल होगी सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी सैम। तो अगर मैं सिंपली इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड इसको मैं पेस्ट करता हूँ किसी भी डायरेक्टरी में, डजंट मैटर, आप कहीं पे भी कर सकते हैं। तो बेसिकली लेट्स सी ये होता है नहीं होता, ये नहीं होगा, ठीक है। एक्शन कैन बी कंप्लीटेड बिकॉज फाइल इज ओपन इन द सिस्टम। तो इन सब चीज़ों से हम लोग टैकल कैसे करें, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है कि भाई अगर मुझे सैम फाइल इन सब सारी चीज़ों को या इन सारी फाइल्स को स्टोर कराना है, तो बेसिकली मैं कैसे कराऊंगा, तो वो बहुत हार्ड हो जाता है हम लोगों के लिए चीज़ों को देखना, ठीक है। तो इसके लिए एक सिंपल सा कमांड होता है हम लोगों का, जो कि किसी भी आपके कमांड लाइन में चल जाएगा, दैट इज reg save, ठीक है। दैट मीन्स मतलब इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो दैट इज रजिस्ट्री सेव, ठीक है।
अब रजिस्ट्री सेव में क्या, तो जो भी हमारी रजिस्ट्री फाइल्स होती हैं तो उसको हम लोग सेव कर सकते हैं बेसिकली। तो इसका मतलब सिंपल सा फॉर्मेट होता है रेड सेव, एंड देन इसके बाद आता है हमारा फाइल नेम, एंड देन इसके बाद हमारा होता है जो भी फाइल नेम का हमको जो है डेस्टिनेशन है, उस पर हम लोगों को ये कौन से डेस्टिनेशन पर हमको इसको फाइल को सेव करना है। चलो एक बार देखते हैं ये खुल गया क्या, ये चल रहा है लेट्स सपोज, ठीक है हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, आई गेस वो लोग आप लोगों को ये जो हमारा वोलेटिलिटी डीबग करा है इसने, ये विंडोज क्या बताइए 7SP, मतलब अपना जो सर्वर है हमारा वो x64 विंडोज 7, ठीक है। AMD64 पेज्ड मेमोरी है इसमें, एंड यहाँ पे कुछ एड्रेसेस दे रखे हैं, KD के एड्रेसेस है एंड के यूजर के एड्रेसेस है। तो बेसिकली मेरे को पता पड़ गया कि भाई की प्रोफाइल इसमें मेरी विंडोज 7 की SP1 x64 है, ठीक है। तो किसी भी मेमोरी को अगर आपको एग्जामिन करना है तो सबसे पहले आपको उसकी प्रोफाइल मेंशन करनी है कि लाइक एग्जैक्टली प्रोफाइल उसकी एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। तो प्रोफाइल हम लोगों को पता पड़ेगी क्या है, तो प्रोफाइल के लिए मेरा बेसिक सा टूल बेसिक कमांड होता है दैट इज -, प्रोफाइल। तो कुछ नहीं करता, हम लोग सिंपल चले जाते हैं इसमें -, प्रोफाइल है तो सेम मैं कमांड यूज करूंगा। इमेज इन्फो की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पे -, प्रोफाइल, एंड प्रोफाइल्स में मैं कर देता हूँ इसको जो मेरा विंडोज का है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये मेरी प्रोफाइल सेट हो गई। अब प्रोफाइल सेट के नेक्स्ट स्टेप में ही सबसे पहली चीज करते हैं, जो भी मेरे रैम में उस टाइम पे प्रोसेसेस चल रहे थे उनका एग्जामिनेशन, ठीक है। तो एग्जामिनेशन मेरा बेसिक सा मैंने पहले बताया था PS लिस्ट करके कमांड होता है। तो अगर मैं इसको ऐड कर देता तो इस टाइम पे मतलब ये मेमोरी मैंने डंप करी थी, ठीक है। प्रोफाइल्स इस टाइम में मैंने डंप करी थी, उस टाइम पे जितने प्रोसेसेस इस पे चल रहे थे, ठीक है, तो वो सारे जैसे सिस्टम SMSS और विंडो लॉग ऑन, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरा टास्क फोर्स चल रहा था एक, फिर टास्क फोर्स एक और चल रहा है, MS पेंट चल रहा था उस टाइम पे, ठीक है। इसको देखते हैं बाद में क्या है, एंड डंप चल रहा था। तो ऐसे करके एक विंडो चल रहा था, डंप और MS पेंट, ये मेरे 3 ऐसे प्रोसेस हैं जो किसी एप्लीकेशन से कनेक्टेड है, ठीक है। मेन 3 देखते हैं कैसे क्या कर सकता है, इस पे कुछ मिलता है नहीं मिलता है तो वो चीज़ भी देखनी पड़ती, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग जो मेरा कमांड लाइन है, ठीक है, कमांड लाइन को उस टाइम पे मेरा क्या चल रहा था वो भी देखते हैं। तो जल्दी स्कैन करके एक हमारा टर्म होता है, ठीक है। अगर मैं वापस से -, करता हूँ यहाँ पे मेरे को देखने को मिलेगा -H करने पे तो भी CMD कमांड लाइन, आप माइक म्यूट कर देना, डंप होता है मेरा एक कमांड लाइन स्कैन होता है। तो बेसिकली मेरा एक कमांड होता है दैट इज हम नहीं कर पाएंगे नहीं तो CMD स्कैन, ठीक है। जो भी मेरा कमांड लाइन पे जितने भी प्रोसेसेस चले आज तक वो सब मेरे को बता देगा। तो यहाँ पे इसको रन कर देते एक बार के लिए, सिंपल सा कमांड। हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग फाइल इंपोर्ट करने के लिए -F यूज कर रहे हैं, ठीक है। फाइल का पाथ दे रहे, तो उसकी प्रोफाइल सेट कर रहे हैं कि भाई कौन सा तुमको प्रोफाइल का आउटपुट चाहिए। फिर हमारा जो सब कमांड है हम लोग उस चीज़ को यूज कर रहे हैं। फिर उसमें यहाँ पे मेरा host.exe उसकी PID आ गई मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है CMD 0 पे मेरा कुछ ST4G3 करके कुछ तो चला है। एंड अगर आप नॉर्मली भी देखें तो ये चीज़ नॉर्मल नहीं है, ये पता नहीं कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो, ठीक है। तो अगर मैं इसको अब थोड़ा सा ज़्यादा एनालिसिस करता हूँ कि भाई एग्जैक्टली ये चीज़ है क्या, तो उसके लिए CMD स्कैन के बाद मेरी एक कमांड आती है जो कि होती है कंसोल्स, ठीक है। कंसोल्स पे क्लिक करते हैं हम लोग, तो कंसोल्स पे जितना भी मेरा हिस्ट्री है कंसोल्स का वो सारा आ जाता है। जो भी मेरे CMD स्कैन के टाइम पे 0 पे चल रहा था, 15 पे चल रहा था, सपोज मेरे CMD 10 पे चल रहा था, उन सबकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास कंसोल्स के अंदर आ जाती है, ठीक है। अब कंसोल्स को हम लोग एग्जामिन करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर, अब मैं कंसोल्स को एग्जामिन करता हूँ तो CD यूजर C के अंदर यूजर स्मार्ट नेट मेरे को सेम चीज़ मिली और इसके नीचे मुझे एक साइफर टेक्स्ट मिल रहा है, ठीक है। तो साइफर टेक्स्ट में क्या है, ये ऑब्वियसली एनक्रिप्टेड होगा। अब लेट्स सपोज भाई ये दिख रहा है मुझे
एन्क्रिप्शन है, बट जिसको नहीं पता एन्क्रिप्शन कैसे होता है, तो हम लोग गूगल पे जाके एक साइफर आइडेंटिफायर करके एक टर्म आती है, वहाँ पे जा सकते हैं। डिकोड करके एक हमारे पास होता है, तो इस पर आप आराम से सर्च कर सकते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। तब अगर मैं एनालाइज पे क्लिक करता हूँ तब मुझे बता देगा भाई बेस 64 कोडिंग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब डिकोड करना पड़ेगा मुझे, ऑब्वियस है, तो मैं करूँगा बेस 64 कोड एंड कोई सा भी हम लोग उठा लेते हैं इसमें से डेटा, एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड डिकोड कर लेते हैं। तो डिकोडिंग के टाइम पे क्या आ गया, फ्लैग, दिस इज द स्टेज, दिस इज द फोर्थ स्टेज, ठीक है। तो ये हमारा पहला फ्लैग आ गया। पहला फ्लैग मतलब फ्लैग क्या होता है, हमारा एक चेक पॉइंट होता है। किसी भी CTF या किसी भी आप इशू को रिजॉल्व करते हैं तब आपको एक चेक पॉइंट जनरेट होता है, ठीक है। सिमिलरली मेरा मतलब यही इसका ऑब्जेक्टिव था कि रादर देन मतलब हम लोग इस चीज़ को देखते, मतलब हम लोग इस चीज़ को देखते जाते जाते हम लोग एक मशीन भी सॉल्व कर ले, तो उससे हमारे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा सिंपल सा एक कमांड होता है, एक और होता है प्रॉक डंप करके, ठीक है। प्रॉक डंप हो गया, डंप फाइल हो गया, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो उससे, ठीक है। अब प्रॉक डंप और डंप फाइल का क्या मतलब है, आपको अगर कोई फाइल का ऑफसेट मिला है, ऑफसेट मतलब एक सेकंड में बताता हूँ ऑफसेट क्या होता है। ऑफसेट अगर मैं देखूँ, दिस इज द ऑफसेट, ठीक है, 0xFF756200, ठीक है, दिस इज द ऑफसेट, दिस इज द ऑफसेट एंड दिस इज द ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट क्या होता है, हमारी हेक्साडेसिमल वैल्यूज होती है जो कि किसी एड्रेस को रिप्रेजेंट कर सकती है, किसी मेमोरी लोकेशन को स्पेसिफाई कर सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब हम लोग प्रॉक डंप ये सब कमांड यूज करते हैं तो हमको वहाँ पे ऑफसेट्स देने पड़ते हैं, ठीक है। वापस आ जाते हैं इस पे। तो एक कमांड होती है हमारी फाइल स्कैन करके, ठीक है। फाइल स्कैन से क्या होता है, जितनी भी फाइल्स है, ठीक है, उसको मैं इजीली स्कैन करके देख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब ये जो चीज़ें हैं हमारे टॉप लेफ्ट में, सबसे हमारे एक्सट्रीम लेफ्ट में है जो, वो हमारी क्या है, अगेन ऑफसेट है। इसको लोड होने दीजिए एक बार, फिर देखते हैं। हमने एक चीज़ देखी थी जब हमने शुरू में जब हमने इसका एनालिसिस करा था, तो हम लोगों ने 3-4 चीज़ें देखी थी। एक तो MS पेंट देखा था, एक हमने विनरार देखा था, एक हमने हमारा cmd.exe देखी थी, और एक हमने हमारा डंपिट देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सर्टिफिकेशंस के अंदर कुछ दिख रहा है, बट अभी इसको छोड़ देते, चेक नहीं करते। मैं देखता हूँ जो भाई विनरार था उसमें एग्जैक्टली है क्या क्या, ठीक है। तो मैं जितनी भी रार फाइल्स उस टाइम पे इसके अंदर जो डेटा आया था रार फाइल्स का, ठीक है, उस पे मैं अगर सर्च करता हूँ या उसके बारे में मैं कुछ सर्च करता हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। फाइल स्कैन में जाऊँगा मैं सीधा ही, ठीक है। फाइल स्कैन के बाद मैं एक और का कमांड लगाऊंगा, एंड का, एंड उसमें मैं या तो जो लिनक्स यूजर है वो कर सकते हैं ग्रैप, एंड जो विंडोज यूजर है मेरी तरह वो कर सकते हैं फाइंड str, ठीक है। दोनों का काम एक ही है। फाइंड str भी आपके एक डेटा में से एक पर्टिकुलर उठाएगा, एंड सेम गोज फॉर अपना ग्रैप कमांड, ठीक है। तो फाइंड str में मैं कर देता हूँ यहाँ पे रार, क्योंकि मुझे देखना है रार फाइल्स में एग्जैक्टली क्या क्या है, उस टाइम पे क्या था इस डेटा के अंदर। तो ये एनालिसिस कर रहा है, एक बार देखते हैं कैसे क्या होता है। सारी चीज़ें आप इसके थ्रू कर सकते हो, ठीक है। किसी भी चीज़ का एनालिसिस करना हो, किसी भी इमेज का एनालिसिस करना हो, चाहे वो एविडेंस की इमेज हो, चाहे वो डेटा की इमेज हो, आप उस चीज़ को वोलेटिलिटी के थ्रू परफॉर्म इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो अब मुझे 2-3 चीज़ दिख रही है भाई, इम्पोर्टेंट डॉट रार हो गया, एंड मेजरली तो मुझे 2 फाइल्स दिख रही है, दैट इज इम्पोर्टेंट डॉट रार, ठीक है। तो यहाँ मुझे खाली इम्पोर्टेंट रार और इम्पोर्टेंट डॉट रार 2 फाइल्स दिख रही है, ठीक है। एलिसा सिम्पसन है। अब देखिए, अब मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि अगर मुझे किसी भी फाइल का मेरे को अगर डेटा चाहिए होता है या होता है, तो मैं क्या करता हूँ, उसका ऑफसेट कॉपी करता हूँ हमेशा, क्योंकि ऑफसेट क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका एड्रेस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैंने इसका ऑफसेट कॉपी कर लिया यहाँ पे, एंड मैं सिंपल कमांड चला देता हूँ, इसको हटा देते हैं, एंड यहाँ पे कर देता हूँ मैं डंप फाइल
हाइफन क्यू, एंड क्यू के बाद में क्या दे दूंगा, इसका ऑफसेट दे दूंगा, ठीक है। एंड ऑफसेट देने के बाद मैं इसमें एक सेकेंड बोलना कैसे हो गया, कोई नहीं, हो जाती है वाली इश्यूज कभी कभी, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ एक बार के लिए, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ डंप फाइल्स हाइफन क्यू, मैंने इसका दे दिया ऑफसेट, एंड हाइफन में डेस्टिनेशन में मैं इसमें क्या दे दूँगा, डेस्टिनेशन में मैं इसमें दे दूँगा कि मेरा डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन क्या होगा, डेस्टिनेशन आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक डंपिट नाम का फोल्डर बना हुआ है, या फिर बाहर कुछ आप कर सकते हैं, बस आपको डेस्टिनेशन इस चीज़ की देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आ जाते हैं वापस से यहाँ पे, सो मैं दे देता हूँ डेस्टिनेशन डी, इस रोल के अंदर मेरा है डंपिट, मैं एक बार इसको रन करता हूँ तो लेट्स सी डिवाइस ऑब्जेक्ट, चलिए यहाँ पे हमने क्या करा, तो एक बार वापस से ट्राई करते हैं, आई गेस नहीं होता है तो हम दूसरा ऑफसेट पकड़ते हैं, ठीक है। अब एक और ये है ऑफसेट, हेलो मुद्रिक, ये संदीप, कैन यू प्लीज जूम इन द, विजिबल ना, it's visible. Great, but I'm having some issues. You can have no issues. कंसेप्ट आपको लोगों को समझ में आया, हम फाइल्स हाइफन क्यू एंड यहाँ पे आ जाएगा ऑफसेट, दैट इज 3FA, एंड मेरा जो डी होगा वो मेरा डी रहेगा, जो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, सेक्शन का ऑब्जेक्ट फाइल पे भी चेक कर लेते हैं, बट यहाँ पे फाइल बन चुकी है हमारी, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास लेकिन एरर आ रहा है, डेटा सेक्शन ऑब्जेक्ट नन आया पे, हाँ ठीक है ये हो चुका है, नन आया है तो ठीक है। अब क्या करें, अब ये डैट फाइल है, ठीक है। डैट मैंने क्या डंपिट में मैंने करा है इम्पोर्टेंट डॉट राग नाम से मैंने फाइल एक्सट्रैक्ट कराई है, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा आप लोग कि जब आप डंप कराते हो किसी फाइल को तो डैट एक्सटेंशन में ही आपके सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फाइल, जो आप फाइल डंप करा रहे हो उसके हिसाब से आप अपना एक्सटेंशन चेंज कर सकते हो। एक्सटेंशन चेंज कर सकते हो मतलब मैं इसको सिंपली अगर रीनेम कर देता हूँ a.rar से, जैसे एक्सटेंशन चेंज कर देता तो इज इट विजिबल, ठीक है। अभी बन गया, मैं डबल क्लिक करता हूँ इसमें तो लिख पासवर्ड NTLM हैश एंड इन अपर केस अकाउंट पासवर्ड, इसका मतलब क्या होता है, अब इसने कुछ हैश, ठीक है, इसने बोला भाई NTLM हैश, ठीक है। NTLM हैश भी इसने किसी स्पेसिफिक यूजर का पूछा है मुझसे, ठीक है। तो एक सिंपल सा और कमांड होते हैं, दैट इज हैश डंप। तो जितने भी हैशेस होते हैं मेरे यूजर के, ग्रुप के, एडमिन, ठीक है, वो सारे मेरे को यहाँ पे विजिबल हो जाते हैं, ठीक है। आई गेस आई होप आपको विजिबल होगा, ठीक विजिबल है आप लोगों को ये, तो यहाँ पे पहले तो मेरा आ जाता है सिस्टम एंड सिस्टम हैशेस। अब ये देखोगे आप, ये होती है सेम चीजें सारी सिस्टम, एंड देन जो होती है की वैल्यू, तो जो की होती है मेरी सेम होती है, सारी वैल्यूज मेरे पास उनकी अलग अलग होती है। ये कीज में उन कीज के रेफर नहीं कर, जो कीज होती हैं वो चीज़ अलग होती है, ठीक है। ये सारी एक ही की से एसोसिएटेड होती है, ये वैल्यूज अलग अलग होती है। वैल्यूज कहाँ है, ये है इनकी वैल्यूज बेसिकली देखा जाए तो। उसका पासवर्ड क्या था, अगर मैं बात करूँ पासवर्ड क्रैकिंग की, तो इसका बेसिकली पासवर्ड था हमारे पास जो एलिसा अकाउंट है उसका था
हैश। तो अभी मैं इसका हैश ऐसे कॉपी, ठीक है। चलो अब इसने बोला अपर केस, तो सबसे पहले मैं इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दूंगा, ओवर टू अपर केस। ये सारी डिफरेंट टैक्टिक्स होती है किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और मैं इसको एंटर कर देता हूँ, चेंज टेक्स्ट प्राइसिंग एंड अपर केस में मैंने इसको कर दिया। एंड लेट्स सपोज मैं अगर जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ओके, मैंने इसको ओके, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे को सेकंड फ्लैग मिल चुका है मेरी मशीन का, ठीक है। सो बेसिकली हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने डिफरेंट टैक्टिक्स यूज करके, ठीक है, हम लोग एक कंक्लूजन पे निकले। एंड कंक्लूजन यही था, लेट सपोज भाई अगर मेरे कंसोल के अंदर या कोई मालवेयर मेरा रन कर रहा होता, तो मालवेयर कुछ होते हैं हमारे जो हमारे बैक एंड में कमांड्स चलाते हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो अगर उसमें कुछ इशू होता तो मेरे को कंसोल्स के थ्रू दिख जाता या मुझे CMD स्कैन के थ्रू दिख जाता, ठीक है। अगर उससे भी मुझे नहीं दिखता तो मुझे फाइल स्कैन करना पड़ता। फाइल स्कैन में मेरे पास जितने भी फाइल्स मेरे उस टाइम पे रनिंग में थे, ठीक है, उन सबकी लिस्ट मिल जाती, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यही था हम लोगों का कि हम लोग कैसे एक मैलवेयर को या हम लोग कैसे एक फिशी प्रोसेस को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर फाइल एनालिसिस या फाइल स्कैन के अंदर मुझे इंपॉर्टेंट और ट्रार करके दो मेन चीज़ें दिखी थी। एक हमारा एक ऑफसेट या हमारा एक वैल्यू थी जो कि थोड़ी सी फिशी थी, हम लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया था उस टाइम पे, ठीक है। DLL फाइल्स हो गई, जितनी हो गई ये सारी आपकी, सब कुछ आपको उस चीज़ में विजिबल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। मेरे पास एक और मशीन है तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट उससे पहले किसी के कोई डाउट्स है तो दे कैन आस्क। डीजे में अभी हम लोगों ने ये डिस्कस नहीं करा कि हम लोग जैसे सैम फाइल्स वगैरह है वो कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मीनवाइल किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई सैम फाइल जो होती है, सिक्योरिटी फाइल्स होती है, वो हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। किसी का कोई डाउट? किसी का भी तो कोई भी डाउट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, विद इन द कॉन्टेक्स्ट आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। फिर लाइक सपोज हमारा जो एक टॉपिक अभी बच गया था एंड रेज फाइल्स का, ठीक है। सो बेसिकली क्या करेंगे हम लोग, वापस उसी डायरेक्टरी में जाएंगे विंडोज के अंदर, सिस्टम 32 के अंदर एंड हमारे कॉन्फ़िग फाइल के अंदर, ठीक है। अब जैसे मेरे पास सैम फाइल्स वगैरह आ गई तो मैं यहाँ पे सिंपल हमारा CMD खोल सकते हैं हम लोग, या फिर पावरशेल खोल सकते हैं। इट्स अप टू यू गाइस, आपको किस पे करना है। सिंपल आप यहाँ पे जाके कमांड लिख सकते हैं CMD या पावरशेल का, तो इट विल सिंपली हो, ठीक है। तो मैंने बताया था रेज सेव करके कमांड होती है, रेज सेव, ठीक है। अभी क्या करते हैं, जो भी रजिस्ट्री फाइल्स होती है आपकी वो स्टोर कर देती है। अब इसमें क्या होता है, एक हम लोग की नेम देते हैं जिसके अंदर रूट की आती है, ठीक है। रूट की आएगी एंड उसके अंदर हमारा फाइल नेम आएगा, ठीक है। अब रूट कीज क्या होती है वो भी समझना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो रूट कीज हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि जो भी हमारा हायरार्कियल डेटाबेस होता है दैट इज यूज्ड इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उस तो टू स्टोर जो भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स होती है वगैरह वगैरह,
वो हमारा किससे एक्सेस होता है, हमारी रूट की से एक्सेस होता है। ठीक है, सो टोटल अगर मैं देखूँ हमारे जो सिस्टम के अंदर टोटल 5 टाइप की रूट कीज होती है। ठीक है, ओवरव्यू ले लेते हैं, ज़्यादा इंडेप्थ में जाएंगे नहीं। एक होती है हमारी HKCR, ठीक है, एक होती है हमारी HKCU, एक हमारी होती है HKLM एंड HKU एंड HKCC। ठीक है, एच की हमारा हाइव की बोल लें हम लोग या एच की बोल लें, बात एक ही है। रूट कीज आर आल्सो रिफर्ड एज हाइव कीज। ठीक है, तो एच के से आपको समझ में आ गया हो क्या होता है। सी आर का होता है हमारा क्लासेस रूट, सी यू का हो जाएगा हमारा करंट यूजर, फिर लोकल मशीन एल एम एंड यू के लिए हमारा खाली यूजर्स एंड करंट कॉन्फ़िगरेशन। तो जितनी भी हमारी रूट कीज होती है इन सब की अलग अलग फंक्शनैलिटीज होती है, ये अलग अलग काम करती है। ठीक है, अब जैसे अगर मुझे किसी भी सैम फाइल या लोकल डायरेक्टरी से मेरे को डील करना पड़ेगा, तो उस केस में मैं क्या यूज करूंगा, मेरी रूट की HKLM, क्योंकि ये क्या है, हाइव की लोकल मशीन। ठीक है, तो यहीं पे चले जाते हैं हम लोग सिंपली। तो यहाँ पे जाता हूँ HKLM /SAM एंड जो मेरे को डेस्टिनेशन देना है वो दे देंगे हम लोग। यहाँ पे डेस्टिनेशन में बीच को गोल के अंदर ही सेव करा देता हूँ। ओके, /D volatility and ठीक है। सो बेसिकली देखते हैं चलेगा नहीं चलेगा। ठीक है, इट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, वोल ओवरराइड करना है, अभी हम लोग नहीं करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, एक नया मैं बना देता हूँ, दैट इज रजिस्ट्री स्पेस सैम। एंटर करता हूँ, स्पेसिफाइड रजिस्ट्री की, अनेबल टू फाइंड रजिस्ट्री की एनवायरनमेंट। ठीक है, रजिस्ट्री ले लेते हैं एक बार के लिए, नॉट हेल्ड बाय द क्लाइंट। ओके, तो फिर एक काम करते हैं, इसको हम लोग ओवरराइड कर देते हैं। ठीक है, अभी इसमें हम लोगों के पास नॉट प्रिविलेज बाय द क्लाइंट, सो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग CMD को हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस देंगे। ठीक है, नाउ में भी चल जाए। सेव कमांड मैं यूज करूंगा यहाँ पे। देन क्या करेंगे, HKLM मेरी पहली रूट की, SAM, देन D /whole। ठीक है, आई गेस एक्सेस इज डिनाइड, तो मैं एक एम्प्टी डायरेक्टरी बनाता हूँ वहाँ पे। करके एक एम्प्टी डायरेक्टरी बना दी मैंने, फॉर्म के अंदर ही, डी के अंदर मैंने एक एम्प्टी डायरेक्टरी बना दी, दैट इज रिच। एक्सेस इज डिनाइड आ रहा है। ठीक है, ये इशू हम लोग अभी देखते हैं कैसे कर सकते हैं। खैर, बट रेड सेव कमांड यूज करके हम ये चीज परफॉर्म कर सकते हैं। मेरा बेसिक सा कंसेप्ट मतलब समझाने का ये था। अगर मैं इसको सैम कर देता हूँ तो ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सैम फाइल यहाँ पे रजिस्टर डिफाइन नहीं करी थी, तो ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुल। हम यहाँ पे जाके देखते हैं तो रजिस्टर के अंदर मेरी एक सैम फाइल बन चुकी है, और इस सैम फाइल के अंदर वही डेटा है जो कि मेरी जो सैम फाइल है उसमें था, जो मेरी एग्जिस्टिंग सैम फाइल उसमें था। सिमिलरली अगर मैं सिक्योरिटी पे करता हूँ, मेरी एंड सिक्योरिटी, ठीक है, इसको ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, तो मे भी अगर ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली आया है तो यहाँ पे सिक्योरिटी फाइल हमारी बन गई है। सो इस तरह से हम लोग हमारी जो रजिस्ट्री फाइल्स होती हैं उनको भी हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। अब इस चीज़ के लिए क्या होता है, हमारे पास अलग अलग टूल्स होते हैं। लेट्स सपोज रैग रिपर हो गया हमारे पास, एक हमारा रैग रिपर हो गया, फिर हमारे पास बहुत सारे HTTP या हाइव रिपर, शेलबैग्स करके एक टूल आता है हमारा, वो भी हो जाता है। शेलबैग एक्सप्लोरर हो जाता है, रजिस्ट्री एक्सप्लोरर हो जाता है, एक टूल हमारा इसके अंदर ही होता है। रजिस्ट्री
एक्सप्लोरर, ठीक है। तो ये सारे टूल्स होते हैं जिनसे हम ये चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं बेसिकली कि एक्चुअल में वो कर कैसे रही है। सो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन यही था बेसिकली कि हम लोग कोई भी अगर हमारे पास रैम सिस्टम आता है तो उसको हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। हम लोगों ने देखा भाई कि एफ के मेजर के थ्रू हम लोग मेमोरी एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड देन हम उसको लोड कैसे कराते हैं। फिर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं हमारे, जैसे अगर मैं बात कर लेता हूँ मेमोरी एनालिसिस के प्रोसेसेस के बारे में, तो फिर लोड मेमोरी हो गया, फिर प्रोफाइल आइडेंटिफिकेशन हो गया। प्रोफाइल आइडेंटिफिकेशन हुआ, प्रोफाइल आइडेंटिफिकेशन में हम लोगों ने विंडोज 7X 7SP1X64 देखा था, ठीक है। देन प्रोसेस एनालिसिस हो गया। उसके बाद प्रोसेस एनालिसिस में क्या करा था हम लोगों ने पीएस लिस्ट करके प्रोसेस देखे थे, ठीक है। देन प्रोसेस एन्यूमरेशन हो गया था। प्रोसेस एन्यूमरेशन में क्या हो गया हमारा, जो हम लोगों ने सेग्रीगेट करे थे प्रोसेसेस, लेट्स सपोज cmd.exe, dumpit.exe एंड winrar.exe, ठीक है। ये सारे हो गए। फिर प्रोसेस एनालिसिस करा, प्रॉक डंप, फाइल डंप करके, जो भी हमने यहाँ पे करा था, फिर वहाँ से फ्लैग निकाले। तो जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी, आप इन सब चीज़ों के थ्रू एक वोलेटाइल मेमोरी को या एक वोलेटाइल मेमोरी का डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसका एनालिसिस करके आप एक कंक्लूजन तक आ सकते हैं। कोई भी डाउट किसी का अभी तक? किसी का कोई भी डाउट? Sir, I have a doubt. Yeah, please. Okay, sorry, sir, for the delay, but actually, sir, I have a doubt regarding that you are doing a memory analysis, am I right, sir? Sir, and this memory analysis is for that obviously malware analysis as well as the digital investigations. हाँ. तो सर मुझे malware analysis is just a small component of it. Yeah, sir. So I want to know कि सर कि like मैंने एक रेड की थी, ठीक है। So on that I captured the like machine was at that time machine was live, okay. I took the dump of that machine, okay. But to be honest, I'm not aware with the just hold on sir, just hold. Am I audible to you, sir? Yes, sir. Yes. Actually, at that time, I'm not aware that what kind of things I have to analyze. So, can you tell me कि सर जब हम किसी की रैम डंप लेते हैं during the cases, any cases, तो जैसे कि प्रोसेस हो गया, वो हो गया, तो what things we have to analyze? सर सबसे पहले तो भी मैंने आपको रोड मैप बताया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि हमारी क्या क्या चीजें फॉलो नहीं था, इसलिए that is my biggest mistake sir, really. ओके चलिए मैं वापस से रिपीट कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहले आपने बोला कि आपने मेमोरी डंप करा दी, ठीक है। तो अपने पास या तो आपके पास एक मेमोरी डंप सर आपने रैम की कराई थी या सिस्टम की कराई थी, क्योंकि दोनों के एक्सटेंशंस अलग-अलग। नहीं, रैम की कराई थी सर। ठीक है। सी मैंने रैम की कराई थी विद द हेल्प ऑफ एफटीके। एफटीके से मैंने रैम डंप ले लिया था सर। ठीक है सर। अब सीन ऐसा होता है कि सबसे पहले तो जिस टाइम पे आपने डंप लिया है, लाइव मशीन का लिया है आपने डंप, तो उस टाइम पे हम लाइव चेक करेंगे कोई मैलवेयर। ठीक है जी सर। अगर कोई उसमें मैलवेयर चल रहा है बैकएंड पे, ठीक है सर, कुछ मैलवेयर्स होते हैं जो कि हमारे जैसे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स चेंज कर देते हैं सिस्टम के। कुछ मैलवेयर्स, कुछ अपने ट्रोजन वायरसेस होते हैं जो कि बैकएंड पे अपना एक अलग से हमारा एन्क्रिप्टेड सॉफ्टवेयर सिस्टम रन करते हैं। ओके, सो सबसे पहली चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज का एनालिसिस करने के लिए हम लोग सबसे पहले जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं उस टाइम पे सिस्टम के अंदर, ठीक है, उस चीज को देख सकते हैं, उस चीज का एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस का आपने एनालिसिस करा, थरली करा, अब आपको लग रहा है कि लेट्स सपोज ये कोई फाइल अननोन है या फिर मतलब इसका कुछ अजीब सा मतलब मेरे को बिहेवियर लग रहा है सिस्टम के अंदर, तो सर उसकी कोई पीआईडी होगी, करेक्ट, और उस पीआईडी के थ्रू फिर आप उसका इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं।
Okay. Hello, Pratik, sir. Can I add something here? Yes, sir. Yes. First of all, like whatever you have said, like आपने बोला कि you have dump a live data of a RAM, right? Yes. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक टूल यूज करा था जिसका नाम आपने लिया FTK इमेजर. जी Is सर. that correct? Yes, sir. Okay. So as per my knowledge, जितना मुझे याद है, FTK इमेजर हमने जब यूज करा था इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली, तो वो जो डेटा निकालता है वो रैम का डंप निकालता है करंट स्टेट के हिसाब तक मुझे याद. अगर आपको लाइव डेटा करंट स्टेट के अंदर देखना है, लेट सपोज यू आर लाइक द डेटा जो तो उसका सिस्टम जी सर. हमेशा रन करता रहेगा. लेट सपोज आपने कोई प्रोग्राम खोला नोटपैड, राइट? यू हैव ओपन अ Yes. ब्राउजर, सो इट्स इन अ हाँ. रनिंग स्टेट. तो वो उसका Definitely. डेटा भी क्या करेगा, कैप्चर करता रहेगा. फॉर दैट रीजन यू कैन नॉट यूज FTK इमेजर. तो उस टाइम तक का डेटा जिस टाइम पे आपने एंटर करा, राइट? Definitely. बट इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट डेटा तो यू हैव टू यूज स्पेशलाइज्ड टूल. जैसे आपने नाम सुना होगा Volatility V3. और रिकैल करके एक टूल आता है जहाँ I used it. यू कैन यूज दैट टूल्स आल्सो. तो वो I can use. See, I already use this one, Vol3 volatility tool, and I also use this for the analysis, memory analysis. यस. But the sir, main thing is that कि जब हम किसी चीज का, आप जैसे FTK मैंने आपको कहा, तो ठीक है सर, हम क्या करते हैं कि कहीं पर भी अगर सोच लो कि कहीं पे रेड होती है, ठीक है, यस यस एंड इफ यू गेट इन अ लाइव कंडीशन, यस. तो उसके बाद क्या होता है सर, हम मशीन को हम लोग क्या करते हैं सर, उसके ऊपर कोई वर्क करने की परमिशन नहीं देते हैं. एग्जैक्टली. आप पहले उसकी बिट स्ट्रीम इमेज बनाते हो ना, बिट बाय बिट स्ट्रीम इमेज बना के फिर टेस्टिंग करते ठीक हो. है. जनरली हम डिक्स इमेज वहां पे बनाते नहीं, क्योंकि अगर डिक्स इमेज बनाने बैठते हैं तो बहुत इट विल टेक टू मच टाइम. यस यस. मशीन अगर लाइव होता है तो हम क्या करते हैं, लाइव डंप ले लेते हैं मेमोरी का. ओके. मशीन को कैरी करके उसके बाद या उसकी हार्ड डिस्क को निकाल के वी कैन टेक अ डिक्स इमेज. बट अगर वहीं पे अगर सोच लो सर, आपके पास 10 मशीन हो जहाँ पे कॉल सेंटर चलता हो, ठीक है, तो कॉल सेंटर में जाके 10 मशीन हो तो 10 मशीन का आप वहाँ पे तो डिक्स इमेज नहीं ले पाओगे. यू हैव टू आइडेंटिफाई विच इज इम्पोर्टेंट, कौन सा मशीन इम्पोर्टेंट है. एग्जैक्टली. ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है. तो हम क्या करते हैं, जल्दी जाके पहले रैम डंप ले लेते हैं. ओके. रैम डंप लेके उसके बाद मशीन को साथ में ले जाते हैं, या फिर उसकी हार्ड डिस्क निकाल के उसके बाद डिक्स इमेज कर लेते हैं डिक्स. ओके. तो फिर आपने जो भी प्रोसेस बताया ना, उसमें FTK इमेजर से बेटर है कि आप वोलेटिलिटी. हाँ, वोलेटिलिटी सर आई नो, मुझे वोलेटिलिटी भी पता है. बट मेन चीज मुझे ये जाननी थी सर कि अगर देखिए जनरली अगर हम नॉर्मल पीपल की बात करें ना, तो सर जब हम मेमोरी एनालिसिस करते हैं ना, तो इसमें बहुत सारी सिस्टम फाइल, सिस्टम सर्विसेज भी बहुत आती है. हाँ, ये बात है. तो वही चीज है कि हम इसको क्लियर, क्योंकि इतनी सारी सर्विसेज आते हैं तो बंदा देख के ही परेशान हो जाता है कि भाई इसमें से कौन सी लेजिट है, कौन सी नहीं है. जैसे कि SVC होस्ट हो गया, 2-3 नॉर्मल सर्विसेज है, उसके बारे में वी कैन आइडेंटिफाई. बट उसके बिना भी दूसरी सर्विसेज होती है जिसको इजीली फिल्टर करना इट्स नॉट इजी टास्क. लाइव. तो मुझे ये जानना है कि अगर मैं मैलिशियस फाइल भी डालता हूँ मालवेयर एनालिसिस के अंदर, अगर मैं मालवेयर एनालिसिस भी करता हूँ ना सर, इट इज लाइक डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि भाई कौन सी प्रोसेस से क्या हो रहा है. दैट थिंग्स आई वांट टू नो इफ इट्स पॉसिबल, देन अगर आप बता सकते हो तो. Okay. Can you please tell me something about yourself so that I can continue, whatever you want to know. So myself Dr. Pratik, and I am assistant professor in National Forensic Sciences University. Okay. And I already taught these subjects, malware analysis as well as this digital forensics. Okay. That's great. जहाँ तक मुझे समझ आया, आप जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, मैं आपको थोड़ा सा एक ग्लिम्स दे सकता हूँ. Actually, this is not my class; it's Mudrik class. But still, I can give you the glimpse about this. Okay. Mudrik, can you please stop your screen? Sure. Thank you. If you can see here, यहाँ पे हमारे पास एक CMD है, ठीक है,
जब भी आप लाइव डेटा की बात करते हो, तो वैसे तो मैं आपको रैम के बारे में डेटा की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे आपको नेटवर्क के बारे में बता सकता हूँ कि जिस हिसाब से क्योंकि नेक्स्ट सेशन शायद तक मेरा होने वाला है जहाँ तक मुझे याद है नेटवर्किंग के ऊपर, तो अकॉर्डिंग टू दैट आई कैन एक्सप्लेन यू हियर कि आप नेटस्टैट कमांड अगर लगाते हो -ano, तो आपको ये पूरा डेटा मिल जाता है। अब ये डेटा कहता क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली आपके जितने भी इंटरनेट कनेक्शन चल रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे, आपका जितना भी कनेक्शन चल रहा है एक दूसरे से इंटरनेट पे, जितने भी आईपी एड्रेस एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एस्टैब्लिश कनेक्शंस है, राइट। यहाँ सारे एस्टैब्लिश कनेक्शंस है। जो एस्टैब्लिश कनेक्शन है वो आपका अभी रनिंग टाइम पे वर्क कर रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप बोलोगे कि इनमें से एक सस्पिशियस कौन सा है, राइट। तो सस्पिशियस देखने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे जो पोर्ट नंबर है आप उनको देखोगे। एक्चुअली देखो 443 इज HTTPS प्रोटोकॉल, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये एक ब्राउजर से कनेक्टेड है। बट इफ यू कैन सी हियर 19305, दिस इज अ मैलिशियस वन, इसके बारे में मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो दिस विल बी द फर्स्ट टास्क जिसमें एस्टेब्लिश कनेक्शन है और एक अननोन पोर्ट नंबर है। तो आपको पहले उसको सर्च करना पड़ेगा कि ये स्पेसिफिक पोर्ट नंबर है किस चीज़ का, किस सर्विस का है। अगर आपको पोर्ट नंबर मिल जाता है तो व्हाट यू हैव टू डू, गो टू द टास्क मैनेजर, यहाँ पे डिटेल्स में जाओ। डिटेल्स में जाने के बाद यहाँ पे आपने जैसे SVC होस्ट वगैरह बोला था, दीज आर द सर्विसेज रनिंग ऑन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। तो जैसे SVC होस्ट है, मैंने बोला कि यहाँ पे 1336 इज द पोर्ट नंबर जो कि मैंने यहाँ पे देखा और एस्टेब्लिश कनेक्शन बता रहा है। दैट मीन्स SVC होस्ट के अंदर किसी ने अपना मैलिशियस कोड एम्बेड कर रखा है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि अगर इस सर्विस को मैं एग्जिट भी करूंगा, एंड टास्क भी करूंगा, इट वोंट लाइक एंड, ये बंद नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक्चुअल में आपका जो पेलोड था, किसी ने आपका रिमोट एक्सेस लिया, देन उसके बाद जो पेलोड था, लेट्स सपोज दिस इज द पेलोड जो था, और इसको रनिंग स्टेट में परसिस्टेंस बनाने के लिए, परसिस्टेंस मतलब होता है लेट्स सपोज आपका कनेक्शन टूटे ना, लेट्स सपोज आपने इंटरनेट बंद कर दिया, आपका कनेक्शन टूट गया, तो ये क्या होगा, ये बंद हो जाएगा, फिर वापस कनेक्ट नहीं हो पाएगा, रिकनेक्ट नहीं कर पाएगा खुद को। क्यों? क्योंकि आपको ये पेलोड को वापस कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं समझाता हूँ आपको। एक्चुअल में क्या, जैसे आपके पास एक सॉफ्टवेयर भेजा किसी ने, आपने उस पर क्लिक करा तो उस टाइम के लिए तो कनेक्शन बन गया, ठीक है, और ये यहाँ पे सर्विस आ गई, ठीक है। इसकी वजह से आपका सारा डेटा एक्सेस हो रहा है, जो भी हो रहा है। लेकिन जिस टाइम ये जो सॉफ्टवेयर है बंद हो जाएगा तो आपका डेटा एक्सेस होना बंद हो जाएगा, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, जो एज अ लाइक अटैकर जिस तरीके से मैं बोल सकता हूँ, वो क्या करता है, वो इस पर्टिकुलर पेलोड को बाइंड कर देता है किसके साथ, एक ऐसी सर्विस के साथ जो हमेशा चालू रहेगी। अब विंडोज के अंदर, यस, अब विंडोज के अंदर svchost.exe एक सर्विस है जो हमेशा चलती है। आप जितनी बार भी सिस्टम ऑन करोगे इट विल वर्क, इट विल डेफिनेटली रीओपन द सर्विस, क्योंकि ये सिस्टम की है। अब जैसे आप इंटरनेट चलाओगे तो ये सर्विस तो चली रही है और आपका इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा। सो व्हेनेवर यू कनेक्ट टू द इंटरनेट, दिस सर्विस विल ऑटोमेटिकली रन, और इसी के अंदर आपका पेलोड बैंड हो रखा है और आपका सिस्टम हमेशा आपका डेटा देता रहेगा। तो द मेन सॉल्यूशन विल बी जस्ट रिमूव योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड री इंस्टॉल इट। अदरवाइज इसके अलावा इस पर्टिकुलर सिचुएशन को कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा अगर SVC host.exe को अगर हमने रिमूव नहीं करा, और ये रिमूव नहीं होगा क्योंकि ये सिस्टम फाइल है। और आप यहाँ पे देखोगे ना, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता है जो सबसे ज़्यादा पावर होती है, एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा भी आपके पास पावर होती है जो कि सिस्टम यूज़र होता है। आप यहाँ पे देखोगे ना, देयर इज अ सिस्टम, यू कैन सी हियर, सैम इज़ द यूज़र नेम, नॉर्मल यूज़र है, सिस्टम इज़ द ऑथराइज सिस्टम, और इसके बाद आपका एडमिनिस्ट्रेटर होगा, उसके बाद आपका जो भी आपने दूसरा तीसरा यूज़र बना रखा वो होगा। तो सिस्टम आप ऐसा मान सकते हो, जब आप प्रोडक्शन में अपना लैपटॉप लेके आते हो तो उस टाइम पे एक ऑथराइज सिस्टम होता है जो ट्रस्टवर्दी सिस्टम होता है, उसके पास सबसे हाईएस्ट प्रिविलेजेस होती है, उसके पास सारी प्रिविलेज होती है सिस्टम के एक्सेस के बारे में। तो अगर आप इसको रिमूव भी करना चाहोगे तो नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ सर्विस वही रिमूव कर सकते हैं कंपनी वाले। अब कंपनी वाले भी तभी कर सकते हैं जब इनके पास इनका पूरा एक्सेस हो। अब हम यूज़ करें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका लाइसेंस वगैरह होता है, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सोर्स कोड वगैरह कुछ नहीं देता है, तो आप इसको बिना इस चीज़ के तो रिमूव नहीं कर सकते। तो आपको CLI से रिमूव करना पड़ेगा, और CLI से भी आपको इसका एक्सेस नहीं होगा क्योंकि आप सिस्टम यूज़र नहीं हो, आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, वहाँ पे एक और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो द मेन सॉल्यूशन, सिंपल सॉल्यूशन विल बी जस्ट रिमूव योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रीइंस्टॉल इट। और ये आपका जो आपने बोला ना मेमोरी एनालिसिस कर रहे हो या फिर आप रिमोट एक्सेस, तो आप अगर अपने सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्टेड मिल गया, अटैकर को भी आपने उसका लैपटॉप ले लिया है, लेकिन अगर उसका इंटरनेट कनेक्शन ऑन है तो डेफिनेटली इट विल लाइक रिमूव ऑल द डेटा फ्रॉम द लैपटॉप, और सारे डेटा को हटा सकता है वो रिमोटली।
तो ये भी एक चीज़ है। बाकी मेरे को जितना याद है, जितने मैंने मीट करी थी, जितने भी रिसर्चर्स से, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स से, उन लोगों ने मेरे को एक ही चीज़ बोली कि तो फर्स्ट स्टेप विल बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर जाता है, वो सारे कनेक्शन मतलब वो जितने भी इंटरनेट कनेक्शन वगैरह तो सब कुछ बंद हो जाता है। सो देर विल बी नो चांस टू एक्सट्रैक्ट द डेटा और डिलीट द डेटा फ्रॉम द सिस्टम। डायरेक्टली तो कोई कर नहीं सकता रिमोटली, क्योंकि नेटवर्क तो कनेक्शन है ही नहीं, पर इंटरनेट नेटवर्क पॉसिबल है। सो दैट्स द प्रोसेस। ये नेटवर्क के बेसिस पे मैंने आपको समझाया, बट जिस हिसाब से आपने बोला लाइक एफटीके मेजर और उनके हिसाब से वोलेटिलिटी टूल और रिकैल के बारे में, तो वो मुद्रिक ज़्यादा अच्छे से आपको समझा सकता है। बट नेटवर्क स्टेट के अंदर तो इस तरीके से होता है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। yes definitely and thanks a good I appreciate your work and see मुझे ये जानना था मुद्रिक जी कि मेन चीज जो जब हम मेमोरी एनालिसिस करते हैं ना, तो लाइक वी वांट टू टेल द पीपल कि भाई व्हाट आर द इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट्स व्हिच वी विल गेट फ्रॉम द रैम डंप। वही चीजों के हम ऊपर फोकस करके यहाँ से आपको ये चीज मिल जाएगी। So because मैं पहले अभी like I joined from the half of the session, so I don't know it's covered or not, but यही सर जानना था कि what are the important artifacts you will get from that memory analysis? सर बेसिकली हर चीज़ प्रोसीजरल वे में चलती है, ठीक है। अब जैसे मेमोरी एनालिसिस हम लोग कर भी रहे हैं ना, तो मेरे को जैसे जैसे संदीप ने भी मेंशन करा, इंटरनेट वगैरह ऑफ करके सर्विसेज हम लोगों को जो बेसिक सर्विसेज है वो तो पता रहेंगी, ठीक है। हम लोग पोर्ट स्कैन के थ्रू एक बार देख सकते हैं उस चीज़ को, है ना। जैसे आप कह रहे हैं कि मालवेयर एनालिसिस करना है या कोई मालवेयर चल रहा है, सर उसकी कोई ना कोई प्रोसेस तो चल रही होगी ना पीछे, या कमांड लाइन पे उसका बैकएंड में कमांड लाइन पे उसका कोई अपना कमांड रन हो रहा होगा बैकएंड पे। क्योंकि कभी कभी कैसा होता है ना सर, स्टार्टअप में कोई मालवेयर जैसे बनता है तो वो दिखता नहीं, बट वो स्टार्टअप किट में एडेड रहता है। तो जैसे आपका सिस्टम चालू होता है, एक कमांड रन होती है आपके कमांड शेल में, एंड वो फिर बंद हो जाती है, ठीक है। तो अगर वो चीज अगर कैप्चर हो जाती है तो उस चीज को हम लोग कंसोल्स में भी देख सकते हैं। जैसे कंसोल्स में हम लोगों ने भी देखा था कि जितने भी हमारे कमांड की हिस्ट्री वगैरह है, जैसे CMD 0 1 2 एंड सो ऑन, तो उसका भी सारा डेटा हम लोगों को शो हो जाता है। तो हम लोगों को उस चीज को भी फोकस करना पड़ेगा। तो सर ये सारी चीजें मतलब प्रोसीजरल वे में होंगी। पहले आप देखेंगे प्रोसेसेस कौन कौन से चल रहे हैं, फिर आपको कोई प्रोसेस लगेगा कि हाँ ये भाई इस प्रोसेस में कुछ इशू है, तो फिर आप उसको इसके PID के थ्रू उसका डेटा डंप करेंगे। डेटा डंप करने के बाद फिर उसका एनालिसिस करेंगे। सर तो मेरे हिसाब से ये चीजें ऐसे परफॉर्म होती है, हम लोगों ने भी मतलब ऐसे ही करी। ओके सो और कोई डाउट किसी का? और कोई डाउट किसी का? एनीवन? चलिए फिर सेशन सागर यू कैन कंटिन्यू। ओके सर, ओके कंटिन्यू करो। सागर सर यू कैन टेक ओवर, नो इश्यूज। हेलो 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 हेलो, एम आई ऑडिबल सागर सर? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। Yes. हाँ सर, यू कैन टेक ओवर विद द सेशन सर। ओके, थैंक यू मुद्रिक सर और संदीप सर और प्रतीक पटेल सर, थैंक यू ज्वाइनिंग के लिए हमारे ये सेमिनार में। और हम ऐसे ही सेमिनार अलग अलग टॉपिक पे लाएंगे, तो इसीलिए आप सबका साथ और सहकार की ज़रूरत है। और ऐसे ही टॉपिक हम हर संडे अवेलेबल रखते हैं, तो आपका सहकार की हमें ज़रूरत है। और पुलिस के लिए हम ये फ्री में अवेलेबल करते हैं। थैंक यू ऑल ज्वाइनिंग रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेट। थैंक यू सो मच। And Saya, thanks for the good session. थैंक यू सर, मैं अरेंज करता हूँ सभी सेमिनार ऐसे सर। थैंक यू सर। Is it possible to share your number? हाँ सर। Then please write in the chat box so I can message you. Sagar. हाँ सर, सेंड माय नंबर सर।
थैंक हेलो यू। प्रतीक सर, यस। लाइक आपने जैसे अभी बोला था आप डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो जो आपने डेटा एक्सट्रैक्ट करा था, आपने आर्टिफैक्ट्स वगैरह निकाले थे, तो आपने मतलब उसमें कुछ सॉर्टिंग करी थी क्या? लाइक किस टाइप का डेटा आपको वो मिलता है उसके अंदर? सी एक्चुअली मैंने जो केस किया था उसकी मैं बात बता रहा हूँ। इट वाज इन गोवा, यस, एंड इट वाज अ कॉल सेंटर। ओके, Okay, they are doing a fake call and stealing money from the US citizens. ओके, So when I got the information, I worked with the Goa police and then we raid there. तो वहाँ पे क्या हुआ था, बहुत सारे machines से. Okay, so it is not easy to take that image of each and every machines. Okay, एग्जैक्टली, so what we do, whatever the जो machines live थे ना, हाँ, we take the random.